हेलो एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं साहब सिंह सर आप सभी का आपके ही इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपको सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने एजुकेशन के लिए, अपने एग्जाम्स और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस चैनल को चुना, मुझे चुना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने विश्वास मुझ पर जताया है, जो विश्वास आपने इस चैनल पर किया है, वो विश्वास में 100% आप सफल होंगे और सही साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ मैं शुरू करता हूं कि आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है द पोइम है द चाइल्डहुड। माय डियर फ्रेंड्स, चाइल्डहुड जो पोइम है, इसके जो पोइट है मार्कस नेटन। मार्कस नेटन ने ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल जो पोइम लिखी है माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको ब्यूटीफुल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पोइम को पढ़ने के बाद या पढ़ते समय हमको सब मार्कस नेटस मजबूर कर देते हैं सभी पढ़ने वालों को कि हमें अपने बचपन की याद आने लगती है। हम सब अपने बचपन में चले जाते हैं और याद करने लग जाते हैं कि हमारा बचपन कैसा था, हम बचपन में कैसे दिखते थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे। तो क्योंकि मार्कस नेटन भी अपने बचपन की याद करने लगे हैं। ये जो पोइम उन्होंने लिखी है ना, वो इसीलिए लिखी है क्योंकि वो काफी सरप्राइज्ड है। उनको याद नहीं आ रहा है कि उनका बचपन कब खो गया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पोइम है उसमें अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में ही मार्कस नेटन बोल रहे हैं और वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में अपने जो ये जितना भी उनकी उम्र अभी तक हुई है, उस उम्र के किस स्टेज पर, अपनी लाइफ के किस स्टेज पर, किस उम्र पर उनका बचपन खत्म हो गया था और वो बड़े हो गए। तो यही सब कुछ इस पोइम के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। अभी मैं आपको इस पोइम की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं और साथ में आपको पहले ये बताता हूं कि माय डियर फ्रेंड्स, इस पोइम के ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाई जो जिसमें इस पूरी पोइम की समरी मैंने उसमें डिस्क्राइब की है, समरी बता रखी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखिए, उसको जरूर देख लेना क्योंकि समरी से पूरा जो कंप्लीट जो ये जो पोइम है उसके बारे में आपको 100% पता चल जाता है ना। तो अब भी आपने अगर नहीं वो देखी है तो कोई नहीं, अभी एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए इसकी, उसके बाद में आप देख लेना, जरूर देख लेना। लेकिन जिन्होंने देखी है उनको तो 100% ये स्टोरी के बारे में तो पूरा पता है ही है इस पोइम की। अब वो एक एक वर्ड, एक एक लाइन के बारे में जब समझ जाएंगे तो पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे वो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पोइम को, ब्यूटीफुल पोइम दी चाइल्डहुड जो मार्कस नेटन ने लिखी है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है वो उसकी पहली लाइन लिखी है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। माय डियर फ्रेंड्स, मार्कस नेटन बोलते हैं व्हेन, कब, डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन, माय चाइल्डहुड मेरा बचपन कब चला गया, कब खत्म हो गया। व्हेन यानी कब, मेरा बचपन कब खत्म हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मार्कस नेटन ये काफी वरीड हैं, काफी सरप्राइज्ड है। वो बोल रहे हैं कि मेरा बचपन किस उम्र में खत्म हो गया, कब खत्म हो गया। अगली लाइन में बोल रहे हैं वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं वो। और क्या अनुमान लगा रहे हैं? पहला अनुमान वो क्या लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं वाज इट द डे, क्या ये वो दिन तो नहीं था, क्या वो मेरी वो उम्र तो नहीं थी। When I ceased to be 11, जब मैं 11 ईयर का पूरा हो गया था। सीज्ड, माय डियर फ्रेंड्स, सीज्ड जो वर्ड है इसका मैंने मीनिंग भी नीचे लिखा हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है। सीज्ड का मीनिंग होता है कम टू एन एंड,
यानी जब मेरी 11 ईयर पूरी हो गई थी। तो मार्कस नेटन जो पोइट है वो क्या बोल रहे हैं, क्या मेरी उम्र का वो टाइम तो नहीं था जब मैं पूरा 11 ईयर का पूरा हो गया था, तब तो मेरा बचपन खत्म तो नहीं हुआ था। दिस इज जस्ट गेसिंग, अनुमान लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं। तो पहला अनुमान उन्होंने क्या लगाया, 11 ईयर का होने का, कि क्या मैं 11 ईयर का हो गया था तब तो मेरा बचपन खत्म नहीं हुआ। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, वाज इट द टाइम, क्या ये वो समय तो नहीं था, आई रियलाइज्ड, जब मैंने महसूस कर लिया था, जब मैं महसूस करने लग गया था, दैट हेल एंड हेवन, कि जो हेल और हेवन होते हैं कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कि वो ज्योग्राफी यानी मैप में, जो हमारा वर्ल्ड का मैप है, जो हमारा वर्ल्ड का ग्लोब है, उसमें ये नहीं मिलते, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए वो हो नहीं सकते। जो चीज हमारे मैप में हम उसको मार्क नहीं कर सकते, मैप में जिसको हम ढूंढ नहीं सकते, वो इस दुनिया में वो चीज हो भी नहीं सकती। तो क्या ये वो समय तो नहीं था? माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं, जैसे जब बच्चे होते हैं, छोटा जो कोई बच्चा होता है, उसको जब हम ये बोलते हैं कि बेटा ऊपर स्काई में भगवान रहते हैं, ऊपर भगवान का घर है जिसको हम हेवन बोलते हैं, तो जहाँ भगवान रहते हैं उसको हम हेवन बोलते हैं, तो बच्चा सचमुच मान लेता है, वो 100% ओबीडियंट होते हैं। तो लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब उनकी अपनी ओपिनियन हो जाती है। वो फिर ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऊपर कहाँ भगवान रहते हैं, ऊपर नहीं है भगवान। तो वो ये बोल रहा है कि क्या ये वो समय तो नहीं था मेरी उम्र का, जब मुझे पता चल गया था कि भाई हेल और हेवन जब हमारे मैप में कहीं नहीं मिल सकते, वर्ल्ड मैप में नहीं मिल सकते, ग्लोब में जब हम नहीं मिल सकते, इसका मतलब नहीं है कोई हेल एंड हेवन नहीं होता, है ना। तो ये क्या मेरी उम्र का वो टाइम तो नहीं था। तो उन्होंने दो चीजें का अनुमान लगाया है। आप माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, इसका आप ध्यान रख लेना, ये क्या क्या उन्होंने अनुमान लगाए हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पहला उन्होंने क्या बोला, जब वो 11 ईयर के हो गए थे तब उनका बचपन खत्म हो गया था, शायद वो बोले शायद, क्या ये वो समय तो नहीं था। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट्स याद रखने। दूसरा था, जब वो हेल और हेवन के बारे में उनको पता चल गया था कि हेल और हेवन नाम की कोई चीज ज्योग्राफी यानी मैप में ढूंढी नहीं जा सकती, इसलिए वो हो भी नहीं सकती। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन तो ये वही है जो फर्स्ट स्टेंजा की थी, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन यानी कब मेरा बचपन चला गया था, खो गया था। वाज इट द टाइम, क्या ये वो समय तो नहीं था। आई रियलाइज्ड, जब मैंने जान लिया था, जब मैंने महसूस कर लिया था, दैट कि एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, जब मैंने महसूस कर लिया था कि जो एडल्ट्स होते हैं वो वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं, सीम्ड लगना, दिखना, जैसे वो दिखते हैं ना वैसे होते नहीं है। तो जब बच्चे, जैसे माय डियर फ्रेंड, जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उन बच्चों को जो बड़े होते हैं, सारे बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सारे बड़े लोग बच्चों को सब प्यार करते हैं, बच्चों की सारी बात मानते हैं। बच्चे अगर कोई चीज डिमांड करे अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, तो वो छोटी चीज, क्योंकि उनकी डिमांड भी छोटी होती है, ज्यादा से ज्यादा टॉफी, चॉकलेट या बर्थडे सेलिब्रेशन, या और अच्छे कोई कपड़े मांग लेंगे कोई उस पे फेस्टिवल वगैरह पे। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स पूरी करते भी है, उनकी ड्यूटी भी बनती है, तो वो उनकी इच्छा के अकॉर्डिंगली पूरी कर देते हैं। तो जब उनकी डिमांड पूरी हो जाती है तो उनको लगता है कि इसका मतलब दुनिया बहुत अच्छी है, हमारे बड़े लोग जो है, एडल्ट्स लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, सब बहुत अच्छे लोग हैं। तो जब, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, दुनिया को समझने लग जाते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, सारे बड़े लोग, सारे एडल्ट जो हमें पहले अच्छे लगते थे, वो सारे
अच्छे होना जरूरी नहीं है। तो अब पॉइंट बोल रहे हैं कि जब मैंने ये महसूस करना चालू कर दिया था, आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट, जो एडल्ट्स हैं वो सारे वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं, लगते हैं। यानी पहले जैसे दिखते थे, जितने अच्छे लगते थे ना, उतने अच्छे ये होते नहीं है। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें तो करते हैं, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्यार के बारे में बड़े बड़े भाषण देते हैं, समझाते हैं, प्यार से रहना चाहिए, प्यार भरी बातें करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी बड़े बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जब बड़े लोग प्यार की बातें करते हैं, प्यार के भाषण देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो प्यार जैसे काम नहीं करते, वो खुद प्यार जैसे काम नहीं करते। कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि प्यार से रहो, झगड़ा मत करो, लेकिन वो खुद प्यार के सिर्फ बातें करते हैं, काम वो प्यार जैसी नहीं करते। वाज दैट द टाइम, वाज दैट द डे, क्या ये वो दिन तो नहीं था? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पॉइंट है मार्कस नेटन है, वो अनुमान लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या मेरा जिंदगी का वो पड़ाव तो नहीं था, वो समय तो नहीं था, क्या वो उम्र का वो समय तो नहीं था जब मेरा बचपन खत्म हो गया था, जब मेरा बचपन चला गया था। क्या उन्होंने अनुमान लगाया इस स्टेंजा के अंदर कि जो बड़े लोग होते हैं, जब मैं समझने लग गया था कि जो बड़े लोग जो प्यार की बातें करते हैं, प्यार के बारे में भाषण देते हैं, लेकिन वो प्यार जैसे काम नहीं करते, तो ये जो मेरी समझ आ गई थी मेरे अंदर, क्या ये वो समय तो नहीं था? प्रीस्ट का मीनिंग मैंने लिख दिया है यहां पर, टॉक और स्पोक। अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगेन अगला जो स्टेंजा है वो भी फर्स्ट लाइन उसकी सेम ही है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खत्म हो गया। क्योंकि ये चाइल्डहुड, पोइम का नाम चाइल्डहुड है ना, तो और पोइम का मेन जो थीम है वही है, यही है कि भाई बचपन मेरा कब खत्म हुआ, लाइफ के किस स्टेज पर मेरा बचपन खत्म हुआ। इसलिए हर स्टेंजा की स्टार्टिंग लाइन वो यही है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन, Was it, क्या ये वो समय तो नहीं था? When, जब, I found, मैंने पाया कि मेरा माइंड was really mine, कि मेरा माइंड जो है, मेरा दिमाग जो है, वो मेरा अपना है, मेरी अपनी सोच होती है, मेरी अपनी ओपिनियन मेरी खुद की अपनी है, मेरे दिमाग से मैं खुद बातें सोच सकता हूं। टू यूज विच एवर वे आई चूज, मेरे दिमाग को मैं यूज कर सकता हूं जिस तरह से मैं चाहूं, विच एवर वे, जिस तरीके से, आई चूज, जैसा मैं चाहूं वैसा मेरा दिमाग को मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग अपना दिमाग है, मेरी चॉइस अपनी चॉइस है। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, चाहे वो अपने विचार, खुद के विचार प्रकट करने वाली बात हो, अपने विचार, अपनी ओपिनियन रखने वाली बात हो, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स, जो दूसरों के सोच नहीं, जो दूसरों के विचार नहीं, मेरे अपने विचार हो, बट माई ऑन एंड माइन अलोन, जो मेरे अपने, एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है पोएट कि क्या ये मेरी जीवन का, मेरे उम्र का वो समय तो नहीं था जब मेरा अपना दिमाग, अपने माइंड से मैं अपने खुद की बातें सोचने लग गया था, अपने विचार प्रकट करने लग गया था। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम जो बोलते हैं वही वो कर, और वो सच मान लेते हैं, जो हम कहते हैं वो पूरी तरह सच। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी ओपिनियन भी रखने लग जाते हैं। कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो वो अपनी ओपिनियन रखते हैं, अपनी सजेशन भी देते हैं और अपनी बातें भी रखते हैं। सारी बातें वो कई बार नहीं मानते, वो अपनी बातें भी रखते हैं। तो जब वो समझदार होते हैं तब ऐसा करते हैं। तो ये बोल रहा है कि क्या वो समय तो नहीं था जब मैं अपने विचार प्रकट करने लग गया था, प्रोड्यूसिंग थॉट्स, यानी मैं अपने
थॉट्स रखने लग गया था, अपने थॉट बताने लग गया था, और या अपनी ओपिनियन बताने लग गया था। ये वो समय तो नहीं था। तो ये जो इस स्टैंजा के अंदर क्या बोल रहे हैं कि अपने जो मेरी जो उम्र है, मेरा जो लाइफ है, उसमें जब मैं समझदार हो गया था, और इस लेवल पे समझदार हो गया था कि मेरे अपने विचार, अपनी सोच पैदा करने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर आ गई थी, जो मेरे अपने विचार थे, खुद के, दूसरों के नहीं, मेरे खुद के थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि देखा आपने, 3 स्टैंजा में अलग अलग तरह के वो गैस कर रहा है, बता रहा है कि मेरा बचपन कब खोया था। आपने देखा ऊपर कि पहले उसने बोला था कि क्या मैं जब 11 ईयर का पूरा हो गया था, ये वो समय तो नहीं था। दूसरा उसने बोला, क्या मैं हेल और हेवन के बारे में समझ गया था कि ये ज्योग्राफी में, मैप में कहीं ढूंढने से मिल नहीं सकते, तो ये है भी नहीं। क्या ये वो समय तो नहीं था? फिर वो बोल रहा है, क्या ये वो समय तो नहीं था जब मैं एडल्ट्स के बारे में, मुझे रियलिटी पता चल गई थी कि जो एडल्ट होते हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, वो प्यार की बातें करते हैं लेकिन प्यार के काम नहीं करते। फिर लास्ट में वो बोलता है कि क्या ये वो समय तो नहीं था मेरी लाइफ का जब मैं अपने विचार प्रकट करने लग गया था। तो इस तरह से उसने बताया। लास्ट स्टेंजा के अंदर जो पॉइंट बोल रहा है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। देखिए यहाँ पे डिफरेंस, पहले 3 स्टेंजा के अंदर उसने बोला, स्टार्टिंग लाइन की, वेन डिड माई चाइल्डहुड, वेन, कब। अब जो 4th स्टेंजा है उसमें बोल रहा है वेयर, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहां चला गया। पहले क्या बोल रहा था, कब चला गया, कब खत्म हो गया, लेकिन अब क्या बोल रहा है वो, वेयर, कहां चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। और अब उसने रियलाइज कर लिया है, अपने आप को कन्विंस कर लिया है, समझा लिया है कि शायद मेरा जो बचपन है, इट वेंट, ये चला गया है, टू सम फॉरगॉटन प्लेस। फॉरगॉटन, ऐसी जगह पर जहां, जिसको मैं भूल गया हूं, मुझे याद नहीं है, और जिसको ढूंढ नहीं सकते। ऐसी जगह जिसको हम ढूंढ नहीं सकते, फॉरगॉटन हो चुका है वो। तो ऐसी जगह पे मेरा बचपन खो गया है, ये उसने अपने आप को समझा लिया। बट लेकिन साथ में वो ये भी बोल रहा है, दैट्स हिडन इन अन इन्फेंट फेस। लेकिन अगर मैं चाहूं, अगर हम लोग चाहें, कोई भी अगर चाहे कि हमारा जो बचपन को हम अगेन रियलाइज करना चाहते हैं, अगर हम महसूस करना चाहते हैं, तो हमारा बचपन दूसरे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके फेस पर हम उनको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो हिडन है, वहां पर छिपे हुए हैं। यानी उनके चेहरों पर, उनके जो इनोसेंट जो चेहरे होते हैं, उनके जो फेस होते हैं, उन पर हम अपना बचपन को महसूस कर सकते हैं। यानी वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि हालांकि हमारा बचपन तो खत्म हो गया, हमारा बचपन तो चला गया है, हमारा समय तो चला गया बचपन का, लेकिन अगर कोई चाहे कि वो उसके बचपन को दोबारा महसूस करने चाहे, तो, और कोई एग्जाम्पल के लिए तौर पे, अगर कोई चाहे कि मैं जब 4 साल का था तो मैं कैसा था, मैं कैसी बातें करता था, कैसी मेरी सोच थी, तो माय डियर फ्रेंड्स, उसे 4 साल के बच्चे, किसी भी 4 साल के बच्चे के सामने बैठ जाओ, उससे बातें स्टार्ट कर दो। आज जो वो, जिस तरह की बातें वो आपसे करेगा, आप समझ जाइए कि आप भी इसी तरह की बातें करते थे, आप भी, आपकी भी सोच वैसी थी जैसी उस बच्चे की है। तो अगर हम अपना बचपन याद करना चाहें, तो हम दूसरे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके चेहरों पर अपने बचपन को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये पॉइंट ने हमको लास्ट में बताया है, क्योंकि उसने ये महसूस कर लिया कि मेरा बचपन तो खो गया था कहीं फॉरगॉटन प्लेस पर, लेकिन स्टिल आई कैन रियलाइज, आई कैन फील दैट इन द फेस ऑफ इन्फेंट फेसेस। जो इन्फेंट जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, उनके चेहरे पे अभी भी मैं देख सकता हूं। दैट्स ऑल आई नो। मैं इतना ही कह सकता हूं, इतना ही मैं जानता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा इस तरह से ये पोइम है, जिसमें मार्कस नेटन अपने बचपन को याद करता है कि बचपन के बारे में सोचता है कि मेरा बचपन कब खत्म हो गया था, किस समय
खत्म हो गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो अनुमान लगाते हैं कि मैंने आपको रिपीट कर ही दिया है, वो 3-4 अनुमान लगाते हैं कि मैं शायद वो समय तो नहीं था जब मेरा बचपन खो गया। ये आपकी इस पोइम की एक्सप्लेनेशन है माय डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये 100% समझ आई होगी, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने की इसमें इसको आपके सामने लाने के लिए, और कोशिश की है कि इसको आसान से आसान लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में इस तरह से आपको समझाई जाए कि आपके दिमाग में, माइंड में पूरी तरह से ये अच्छी तरह से बैठ जाए। और मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है कि आप एक बार इसकी समरी वाला वीडियो भी जरूर वो उसको सुन लेना, और ये आपने सुन ही लिया है। अब इसके लास्ट में मैं आपको राइमिंग स्कीम जो इस पोइम की है वो भी मैं बता देता हूं। जिन बच्चों को राइमिंग स्कीम बनाना अब नहीं आता वो भी सीख लें। इस जो पोइम है इसकी राइमिंग स्कीम है ABBCCD। अब ये ABBCCD कैसे राइमिंग स्कीम बनती है वो मैं बताता हूं। तो अभी आप देखिए, जहां पे चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा पर। तो फर्स्ट स्टैंजा पर आप देखें, जो ये जो लाइन है, ये लाइन का जब सबसे लास्ट वर्ड जो होता है, इस लास्ट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन हम चेक करते हैं। तो जो लास्ट वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है माय डियर फ्रेंड्स, ये है गो। अब गो का जो प्रोनाउंसिएशन है लास्ट, वो ओ हो गया, ओ। तो ओ को हम लिख देंगे ए। जैसे हम जो राइमिंग स्कीम बनाते हैं ना, वो अल्फाबेट से बनाते हैं, ABCDE इस तरह से। तो मैंने लिख दिया, इसके लिए ए लिख दिया मैंने, है ना, गो के लिए, तो ओ के लिए। अब दूसरी लाइन को चेक करो आप। दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है 11। 11, तो 11 का जो लास्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, वेन, एन हो गया। तो एन और गो अलग अलग है दोनों। तो जब एन के लिए मैं बी लिख देता हूं यहां पर, बी, क्योंकि ये पहले वाले से अलग है। फिर थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड पे जाएंगे, वो है हेवन, एन लास्ट में हेवन, तो एन हो गया। तो एन जो है वो ऊपर वाली लाइन से मिलता जुलता है, क्योंकि 11 में भी वेन था, इसमें भी वेन है, तो एन एन हो गया ना लास्ट में। तो ये क्योंकि सेकंड लाइन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको भी हम बी ही लिखेंगे। तो यहां पे हो गया ABB। अब आ जाओ आप थर्ड लाइन पर, तो सॉरी फोर्थ लाइन पर। तो फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ज्योग्राफी, फी, ई आ रहा है लास्ट में, ई, है ना। तो ई जो है वो ऊपर वाले सबसे अलग अलग है, गो, 11 और हेवन से अलग है, तो ये सबसे अलग है, इसलिए इसके लिए अलग अल्फाबेट यूज करेंगे, सी वाला, सी। अब आ जाओ आप नेक्स्ट लाइन पर, जिसका लास्ट वर्ड है बी। तो देखिए, अब बी का ई प्रोनाउंसिएशन है, ऊपर भी फी था ज्योग्राफी का, फी, ई, तो दोनों के ई प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो ये दोनों मिल गए हैं, इसलिए ये भी सी बन गया, क्योंकि दोनों मिल गए हैं, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है इसका, तो सी हो गया। अब लास्ट वर्ड पे आप जाएं, डे, तो डे में ए की प्रोनाउंसिएशन बन रही है, जो ऊपर सबसे अलग है। ए की कृषि में भी प्रोनाउंसिएशन नहीं थी, गो में ओ था, 11 में एन था, हेवन में भी एन था, ज्योग्राफी में फी, ई था, इसमें भी ई, बी में ई था, ये डे अलग है, तो सबसे अलग है, इसलिए इसके लिए अलग अल्फाबेट रखते हैं, डी। तो अब आप चेक कर लें कि ये जो आपके राइमिंग स्कीम बन गई, ABBCCD। इस तरह से ये हम राइमिंग स्कीम किसी भी पोएम, किसी भी स्टेंजा की बना सकते हैं। ये है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं आपको लिटरेरी जो डिवाइस होते हैं, जो पोइटिक डिवाइस होते हैं, जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं बताता हूं कि इस पोइम के अंदर कहां कहां पर कौन कौन से पोइटिक डिवाइस यूज हुए हैं। क्योंकि एग्जाम में कई बार जो टीचर्स होते हैं वो पोइटिक डिवाइसेस से भी क्वेश्चन दे देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके फुल मार्क्स आए, पूरे के पूरे मार्क्स आए, कोई मार्क्स एक भी नहीं कटना चाहिए। इसलिए मैं कोई किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ना चाहता जो आपको नहीं आए। तो लिटरेरी डिवाइस, जो पोइटिक डिवाइस हैं, वो भी आप जान लीजिए कि इस पोइम में कहां कहां पर पोइटिक डिवाइस यूज हुए हैं। तो जो एक पोइटिक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं रैशनलिज्म,
तो पहले तो आप ये जानिए कि रैशनलिज्म होता क्या है। रैशनलिज्म ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है अगर पोइट ने पोइम के अंदर कोई चीज प्रूफ करने की कोशिश करी है, उसको सही साबित करने की कोशिश करी है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि रैशनलिज्म उसने यूज किया है। तो देखिए उसने इस पोइम के अंदर ये साबित करने की कोशिश करी थी कि मेरा बचपन कब खो गया था। तो उसने रैशनलाइज किया है कि द चाइल्डहुड है, बचपन है, वो कब खो गया था, जब वो 11 ईयर का पूरा हो गया था। तो दूसरा उसने बोला है कि हेवन जो और हेल जो वो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो उसने रैशनलाइज किया है ना, सच सच ये बात सही भी है, ये बात सच भी है कि भाई हेल और हेवन को हम मैप में ढूंढ नहीं सकते, ग्लोब में उसको फाइंड आउट मार्क नहीं कर सकते। तो ये उसने सही बोला, रैशनलाइज किया है, फैक्ट है ये बात। उसने ये भी रैशनलाइज किया है कि जो बच्चे होते हैं, बचपन जो होता है 11 ईयर का जब पूरा हो जाता है एज, तो उसका बचपन खत्म हो जाता है। तो ये बात भी उसने सही बोला है, रैशनलाइज करने की कोशिश की, रैशनलाइज किया है। तो जब कोई पॉइंट पोइम के अंदर किसी चीज को सही प्रूफ करने की कोशिश करता है या सही प्रूफ कर देता है, तो हम बोलते हैं रैशनलिज्म उसने यूज किया है। कौन कौन सी लाइन में किया था उसने? ये जो लाइन है, वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, आई सीज टू बी 11, मैं 11 साल का हो गया था, तब मेरा बचपन खत्म हो गया था। फिर अगली लाइन में बोला है, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, ये यहां पर भी हेल और हेवन को उसने प्रूफ किया कि भाई ग्लोब में या ज्योग्राफी के किसी मैप में ये मिल नहीं सकते। नेक्स्ट जो आपका है रिफ्रेन, एक पोएटिक डिवाइस होता है रिफ्रेन। माय डियर फ्रेंड, रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जब कोई लाइन या कोई फ्रेज बार बार पोइम के अंदर कोई यूज करता है पोइट, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे रिपीटिशन यूज हुआ है या रिफ्रेन यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अपनी जो पोइम है ये, इसमें ये 2 लाइनें बार बार यूज हुई है। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ये पहले 3 स्टैंजा की पहली लाइन यही है। दूसरा वाज दैट द डे, यानी एंड वो इस लाइन से कर रहा था। तो ये 2 लाइनें हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो और वाज दैट द डे, ये उसने बार बार रिपीट करी है, इसलिए पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? रिफ्रेन, है ना। तो दूसरा पोएटिक डिवाइस रिफ्रेन यूज हो गया। एक पोएटिक डिवाइस होता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस वो पोएटिक डिवाइस होता है जब कोई 2 वर्ड लगातार कोई 2 वर्ड यूज करे और दोनों वर्ड का मीनिंग अपोजिट हो, आपस में अलग मीनिंग हो, लेकिन उनको साथ साथ यूज करें। तो आप देख रहे हैं कि पोइट ने, मार्कस नेटन ने इस पोइम के अंदर 2 वर्ड यूज करे, हेल और हेवन, एक साथ यूज करे, हेल एंड हेवन, है ना। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों का मीनिंग अपोजिट है। हेवन हम स्वर्ग को बोलते हैं, हेल हम नर्क को बोलते हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसे वर्ड जब दो वर्ड जो एक साथ यूज होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट होता है, तो उस टाइम पर हम बोलते हैं एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। लास्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बड़ा सिंपल पोएटिक डिवाइस होता है, सबको पता होता है। जब एक ही लेटर, सेम लेटर या सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम साउंड, जो कनेक्टेड जो वर्ड्स हैं उनके में यूज होते हैं, द ऑकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी एक साथ जो वर्ड आगे पीछे जो वर्ड्स यूज होते हैं उनकी स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स होते हैं, स्टार्टिंग बिगिनिंग अल्फाबेट्स के अल्फाबेट सेम हो या उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, तो हम बोलेंगे एलिट्रेशन यूज हुआ है। जैसे ये 2 वर्ड है, एग्जांपल में देखो आप, द और टी, तो द और टी में इसका भी टी स्टार्ट, टाइम का भी टी से स्टार्ट हुआ है और द भी टी से स्टार्ट हुआ है। हालांकि इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन अल्फाबेट सेम है ना, दोनों टी से स्टार्ट हुए, इसलिए हम बोलेंगे एलिट्रेशन यूज हुआ है। आगे आप देखो माई माइंड, माई माइंड में माई में एम और माइंड में भी एम, तो 2 वर्ड आगे पीछे यूज हुए एक साथ और दोनों के अल्फाबेट सेम है, इसलिए इसमें भी एलिट्रेशन यूज हुआ है।
आगे देखिए विच एवर वे, पोइम, ये पोइम के अंदर यूज हुए हैं ये, तो विच एवर में डब्लू है और वे में भी डब्लू है, तो दोनों के जो वर्ड हैं वो सेम अल्फाबेट है दोनों वर्ड्स के, इसलिए इसमें भी अलिट्रेशन यूज हुआ है। और नेक्स्ट है थॉट और दैट, थॉट भी टी से स्टार्ट हुआ है और दैट भी टी से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये पोइम के अंदर यूज हुए हैं, इनको आप पोइम में मार्क कर लेना कि इनमें एलिट्रेशन वर्ड यूज हुआ है। एलिट्रेशन आपको पता है जब दो वर्ड साथ में आगे पीछे यूज हो और उनके फर्स्ट अल्फाबेट उनका सेम हो या उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी साउंड सेम हो, तब हम बोलते हैं अलिट्रेशन यूज हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा, मैंने ये पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको बताई, इसका राइमिंग इसकी मैंने एक्सप्लेन की। दूसरा, हमने इसके पोइटिक डिवाइसेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने एक्सप्लेन किए कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। अब एक जो वीडियो मैं बनाऊंगा, जैसा आप लोगों ने बोला था क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जो इस पोइम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको भी आप जरूर 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 देखना, क्योंकि मैन तो आपको पता ही है कि हमको एग्जाम जब हमारा होता है या टेस्ट होता है तो आंसर ही लिखने पड़ते हैं क्वेश्चनों के, यानी हमारा पाला तो क्वेश्चन से ही पड़ता है, तो वो तो जरूर आपको पता होने चाहिए। तो वो अगली वीडियो जो होगी उसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उनके एक्सप्लेनेशंस मैं बताऊंगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेंगे। तो आपने देखा एक वीडियो जो मैंने समरी की बनाई है उसको आप जरूर सुन लेना, ये आपने सुन ही लिए, अगला वीडियो क्वेश्चन आंसर्स का हो जाएगा। आपकी ये पोएम ऐसी हो जाएगी, इतनी पक्की हो जाएगी कि कैसा भी क्वेश्चन, कोई भी टीचर कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन क्यों ना दे दे, कहीं से भी दे दे, हर क्वेश्चन का आंसर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लिखेंगे और कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं लास्ट में आपसे विदा लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और वो रिक्वेस्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं, और मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने तो इसको वीडियो को पहले ही दिन से सब्सक्राइब कर दिया, और वो हर बार कई कई बार लाइक कर देते हैं। और जिन मेरे साथी जो बच्चे हैं और प्यारे बच्चों जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है इस वीडियो में, इस चैनल को जिन्होंने, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब आप जरूर 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 कर दें, ताकि आपको भी बाकी और सभी की तरह, सारे बच्चों की तरह आपको भी बेनिफिट हो और आपको भी पता चल जाए कि अगला वीडियो कब आने वाला है, और आप भी उसका बेनिफिट उठा पाए, और मुझे भी उससे बेनिफिट हो कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये पता चल जाता है कि मैंने जो मेहनत करी है, जो मैंने हार्ड वर्क किया है आपको इस वीडियो को आपके सामने लाने के लिए, कि मैं इजी से इजी वे में आपको ये रिप्रेजेंट करूं, आपको बताऊं, आपको सुनाऊं, ये कि मुझे चाहे कितनी भी वर्क मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेरे बच्चों को मैं इतने आसान तरीके से इस पोइम को या लेसन को रखूं उनके सामने कि उनको बड़ा आसानी से समझ में आ जाए और उनके माइंड में हमेशा रहे वो, और एग्जाम और टेस्ट तक बिल्कुल भी नहीं भूलें और वो पूरे नंबर ला पाए। इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और लेकिन जब आप इसको लाइक कर देते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ, और ज़्यादा एनर्जी के साथ में मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस को आप जरूर 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 सब्सक्राइब करें, साथ में इसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, सी यू अगेन।